सबसे पहले आज की अहम खबर रॉयटर्स ने दी है। उन्होंने कहा कि तुर्की के सदर तैयब अर्दोगान जब वो आज़रबाईजान से वापस तुर्की जा रहे थे, उन्होंने तैयारे में मीडिया से बातचीत की और उन्होंने उसमें बताया है कि उनकी मीटिंग हुई है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से और उसमें उन्होंने तय किया है कि तुर्की के वजीर दिफा, वजीर खारजा और उनके इंटेलिजेंस चीफ, ये तीनों आने वाले हफ्ते में जो कल से शुरू हो रहा है पाकिस्तान का दौरा करेंगे और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बातचीत सीज फायर के बाद जारी थी उसको आगे ले जाएंगे और यहाँ आके वो किन किन से मुलाकात करते हैं इसके बारे में तफसीलात अभी नहीं पता, लेकिन ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है इसलिए कि जो तुर्की में मुज़ाकरात हो रहे थे वो नाकाम हुए हैं क्योंकि तालिबान रजीम ने पाकिस्तान की शर्त मानने से इनकार किया, जिसमें पाकिस्तान की सिर्फ एक शर्त है कि आप अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी में इस्तेमाल होने से रोकें। और पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने जो आज एक एलामिया जारी किया है उसमें उन्होंने कहा है कि हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है और हमने शवाहिद पेश कर दिए हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को, तुर्की को, कतर को, और उस पर हमने बता दिया है कि तालिबान रजीम सपोर्ट कर रही है दहशतगर्दी को TTP के जरिए जो पाकिस्तान में हो रही है और हमारा मौक़िफ़ तासुब से बालातर है, सिर्फ हक़ाइक़ और मेरिट पर मबनी है। और उन्होंने ये भी पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने कहा है कि गैर जानिबदार ममालिक ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की है क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा जिम्मेदाराना तर्ज अमल बनाया है। अब उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान उम्मीद करता है कि तालिबान रजीम भी इस पे बात करेगी, काम करेगी जो उनको करने के हैं। लेकिन एक मैं आज पढ़ रहा था कहीं पे, उसमें बड़ी अच्छी तजवीज़ आई है, वो ये है कि पाकिस्तान को चाहिए कि TTP की जितनी लीडरशिप अफगानिस्तान में है उसके लिए एक रेड वारंट जारी करें। पाकिस्तान के अंदर एक पूरा कानूनी प्रोसेस होता है जो मेरे केस में या किसी और के केस में तो नहीं होता क्योंकि हम तो आम लोग हैं, लेकिन जब नेशनल इंटरेस्ट की बात आती है तो उसके लिए जारी किया जाए, रेड वारंट जारी किया जाए और वो इंटरपोल के जरिए अफगानिस्तान की हुकूमत को भिजवाए जाएँ और उन्हें कहें ये लोग हैं, ये वांटेड हैं हमारे यहाँ इस क्राइम में, इनको पाकिस्तान के हवाले किया जाए। तो कानूनी जंग भी पाकिस्तान को लड़नी चाहिए जहां पे सफारती जंग लड़ रहा है, जहां पे जंगी जंग लड़ रहा है। तो बहुत ज़रूरी एक अच्छी तजवीज़ है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म से ये शेयर कर दूँ। जिसने भी दी है बहुत अच्छी है, मेरी अपनी ये अक्ल और फहम की बात नहीं है, मैंने कहीं पढ़ी है वो मैं आप तक पास ऑन कर रहा हूँ। और हमारे आज के प्रोग्राम का तारुफ, टॉप स्टोरी हमारी आज की होगी 27वीं तरमीम इस्तेहकाम लाएगी या अदम इस्तेहकाम, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, जिसको चेयर कर रहे हैं महमूद अचकज़ई और वाइस चेयरमैन है अल्लामा नासिर अब्बास। उन्होंने कहा है कि आज रात 8:30 बजे, उन्होंने टाइम भी दे दिया है कि 8:30 बजे से तहरीक शुरू होगी, लेकिन उसमें तहरीक शुरू नारे लगाने से होगी। आधे घंटे तक नारे लगाए जाएंगे पाकिस्तान जिंदाबाद और आमरीत मुर्दाबाद। तो देखें कितने दिन ये तहरीक चलती है और इसके क्या असरात निकलते हैं, इस पर हम बात करेंगे अताउल्लाह तारड़ साहब से जो वफाकी वज़ीर इत्तलात और रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के, और साथ ये भी उनसे पूछेंगे कि अगर ये मोमेंटम बन गया 27वीं तरमीम के ख़िलाफ़ तो जो इस्तेहकाम की कोशिश हुकूमत कर रही है उसको कितना नुकसान पहुंचेगा। और हमारा आज का हॉट इशू होगा नए ओहदों की तख्लीक 27वीं तरमीम के जरिए, ख़ास तौर पे CDF का ओहदा, उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई मौजूदा हालात में, इस पर हम बात करेंगे मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब से। दिफाई तजियाकार और लोगों के जहनों पे जो सवालात हैं उनसे पूछेंगे और उनके जवाब लेंगे। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा डक्की भाई, क्रिकेट का जुआ और NCCIA की साख को धचका। और धचका क्यों लगा है कि जो करप्शन स्कैंडल, जो करप्शन को रोकने वाले ऑफिशियल्स हैं वो खुद करप्शन में मुलव्वस पाए गए हैं और उन पर अगवा और भत्ताखोरी के इल्ज़ामात हैं और उन इल्ज़ामात के बारे में हम अपने एडिटोरियल में बताएंगे। हमें ज्वाइन किया है की वज़ीर इत्तलात जनाब अताउल्लाह तारड़ साहब ने और हम शुरू करेंगे आज की टॉप स्टोरी से। तारड़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला अपनी मसरूफियत में से हमें ज्वाइन किया। आज ये फरमाइएगा कि हमारे आज की टॉप स्टोरी जो है वो है 27वीं तरमीम इस्तेहकाम लाएगी या अदम इस्तेहकाम, क्योंकि आज ही अपोजिशन ने ऐलान भी कर दिया तहरीक का और फिर साथ ये भी है कि बहुत सारे सवालात हैं लोगों के जहनों में और अभी तक हुकूमत की तरफ से उनको क्लैरिफाई नहीं किया गया तफसील के साथ कि ये क्या, क्योंकि हमने जितने भी वज़रात से बात की है, आपके अलावा आप तो आज आए हैं, उनके पास वाज़ेह जवाबात नहीं थे कि ये तरमीम लाना क्यों ज़रूरी था, कि वज़ीर-ए-आज़म वहाँ पे मौजूद थे आज़रबाईजान में, वहाँ से कैबिनेट के इजलास की उन्होंने सदारत की वीडियो लिंक के ज़रिए और इस तरमीम को पास किया और सेनेट में पेश की गई। तो उसके बारे में ज़रा बताएंगे कि इतनी उजलत क्यों है? देखिए, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हमारा दिल होता है कि हम एक मामले को 6-6 महीने टॉक शोज के ऊपर डिस्कस करें, उस पे जो यूट्यूबर बाहर बैठे हैं वो 6-6 व्लॉग्स करें, उसके बाद इसके ऊपर जो है वो डिबेट दर डिबेट हो और ये कभी क्लोज ना हो।
क्योंकि एक सेगमेंट रहेगा जो चाहता है कि पाकिस्तान ना तरक्की करे, ना पाकिस्तान के अंदर कोई सॉलिड रिफॉर्म्स लेके आए जाएं। अब देखिए, मैं छोटा था जब से मैं सुन रहा हूं कि जी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर आईनी अदालतों का मुतालबा किया था मियां नवाज शरीफ ने, बेनजीर भुट्टो साहिबा ने, असफद यार वली साहब ने और दीगर सिग्नेटरीज ने, और बचपन से सुनते आ रहे हैं। और उसके बाद उस पर डिबेट चलती रही चलती रही चलती रही, आईनी अदालत आईनी अदालत आईनी अदालत अलहदा होनी चाहिए। अब अगर 2005-6 से लेकर ये 20 साल बाद भी आईनी अदालत अगर मुकम्मल ना हो तो वक्त की सितम जरीफी कह सकते हैं इसको। और देखिए, मैं इसमें ये भी समझता हूं, लेट्स गो अहेड, जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना वो इसी नजरिए से बना कि जी एक अलहदा आईनी मैटर्स को डील करने के लिए एक अलहदा सेगमेंट होना चाहिए, ताकि जो आम साइल है, जो एक पाकिस्तानी शहरी है, जब वो कोर्ट जाए तो उसका केस प्रायोरिटी पे लगे और उसको 4-4 साल वेट ना करना पड़े अपने फैसलों के लिए, कई केसेस में 15-15 साल वेट ना करना पड़े। तो हमने देखा कि एक एफिशिएंसी आई, आईनी मामला अलहदा हुए, केस लोड वर्कलोड कम हुआ, केसेस की जो डिसीजन का टाइम था वो कम हुआ। अभी भी मगर क्योंकि ये कम केसेस हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, 5 से 10% हैं, इन पे 50% वक्त सर्फ हो जाता है। तो ये तो देखिए ना, साल दर साल ये डिबेट चलती रही है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की, अबाउट टाइम कि अब इसको इसकी फाइनलिटी अटेन हो जाए, नंबर वन। नंबर टू, देखिए जो एक लीगल रिफॉर्म होता है, एंड देखिए एक और लीगल आर्गुमेंट, एज ए लॉ स्टूडेंट मुझे पता है कि जो आइन है वो एक जिंदा दस्तावेज है, इट्स ए लिविंग डॉक्यूमेंट। वो इवॉल्व करता है, एक इर्तका का प्रोसेस है जिसके जरिए चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ उसमें चेंजेस आते रहते हैं। इसीलिए हम इसको 27वीं तरमीम कहते हैं कि 27 मरतबा इसमें तरमीम हो चुकी है। एंड मौजूदा तरमीम एक्सेस टू जस्टिस, फेयरनेस, रूल ऑफ लॉ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ट्रांसफर ऑफ जजेस फॉर एग्जाम्पल, दुनिया भर में जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है ट्रांसफर भी उसी के पास होती है। वो चाहे फौज का इदारा हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, ब्यूरोक्रेसी में फॉर एग्जांपल एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन है और सर्विसेज डिपार्टमेंट्स हैं प्रोविंसेस के, वो पोस्टिंग ट्रांसफर करते हैं, जो तैनाती करते हैं। तो इसी तरह ये बेहतर समझा गया कि कथा जुडिशल कराने की कमीशन ऑफ माफी तारक पाकिस्तान साहब, मेरा सवाल ये है, पूरी 27वीं हमने ये तफसीलात तो जान चुके हैं, लेकिन जो अपोजिशन है वो ये कह रही है कि ये आइन के ऊपर हमला किया है पार्लियामेंट ने। अब ये एक नई बात मैंने सुनी है, आइन पे हमला तो गैर जमहूरी कुव्वतें करती थी, वो कह रहे पार्लियामेंट ने हमला कर दिया। और दूसरा ये है कि आप ये जो कुछ कर रहे हैं, आप कर रहे हैं इस्तेहकाम लाने के लिए, सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए। लोग ये कह रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि इससे इस्तेहकाम नहीं आएगा बल्कि अदम इस्तेहकाम आएगा। इस सवाल का जवाब कौन देगा? देखिए, मैं एक तो थैंक यू आप फॉर रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। मैं तो आपने रेफर किया कॉन्टेक्स्ट को, मैं जा रहा था जरा कि मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ इसको समझाऊं, बट पॉइंट वेल टेकन। मेरा देखिए इसमें पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा क्लियर है कि ऑपोजिशन ने जो जिसको लीड तरीके इंसाफ कर रही है, उन्होंने इस मुल्क में इस्तेहकाम के लिए या इस मुल्क में कोई ऐसी पॉलिसी क्या लाए जिससे मुल्क के अंदर बेहतरी आई। 12.5 साल से उनकी हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा के प्रोविंस में, और अभी तक खैबर पख्तूनख्वा के प्रोविंस में कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट नहीं वो ला सके जिससे वो कहें कि जी अवाम की जिंदगी हमने बेहतर की। व्हाट टू टॉक ऑफ पीपल हु ओनली वेस्ट टाइम। आप इनसे बातें करा लें, आप इनसे सोशल मीडिया पे पोस्टें लगवा लें, मगर मुझे बता दें एक लीगल रिफॉर्म जो इनका इंप्लीमेंट हुआ हो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जहां पे इनकी हुकूमत है। देखिए, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के डिफॉल्ट की दुआएं करते थे, श्रीलंका बन जाए, श्रीलंका हमारा दोस्त मुल्क है, अल्लाह करे वो तरक्की करे। बट ये कस्में खाते थे, इन्होंने जुआ लगाया हुआ था उस पे कि ये आज डिफॉल्ट हुआ कि कल हुआ, ये तो सट्टेबाजी कर रहे थे। आप अंदाजा करें कोई मुहब्बे वतन पाकिस्तानी वो ये सट्टेबाजी कर सकता है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो जाए? इन्होंने किया हुआ था। इनकी एक एक पॉलिसी, ये चाहते थे फौज कमजोर हो, अदलिया कमजोर हो, हम तो रिफॉर्म करके उनको बेहतर कर रहे हैं। यही वजह है अफसार साहब, तहरीक नहीं चलेगी। आपको याद होगा, आई हैव बीन पार्ट ऑफ द लॉयर्स मूवमेंट एज अ लॉ स्टूडेंट। जब भी तरीके चलती हैं और ऐसे मामलात पे चलती हैं जो आईनी और कानूनी हो तो वुकला निकलते हैं। इनको इतनी बुरी तरह मार पड़ी है बार काउंसिल्स के इलेक्शन में, ये खैबर पख्तूनख्वा हारे, ये पंजाब हारे, ये इस्लामाबाद बार काउंसिल हारे, ये सिंध हार गए हैं। तो ये तो जो वुकला की बॉडी है, जो इंडिपेंडेंट ग्रुप है, जिसकी हमारे साथ ज़ेनी हमांगी है, जिसको आसमा जहांगीर ग्रुप कहते हैं, उसने तो बड़ी क्लैरिटी के साथ अपना वर्डिक्ट दे दिया है। 26वीं आईनी तरमीम में भी वो साथ खड़े थे। नहीं अब तो भी हम तो ठीक है, हम तो ये समझ रहे थे कि तहरीकें अवाम चलाती हैं, आप समझ रहे हैं कि वुकला ने चलानी थी और वो नहीं चला रहे, इसलिए नाकाम होगी, दो तरह की या चीजें अवाम ना। इनके साथ नहीं निकलेंगे? नहीं, मैं उस तरफ आ रहा हूं। देखिए, मैंने इसीलिए क्वालिफाई किया कि एक आईनी और कानूनी मामला होता है जिसमें वुकला हमेशा लीड करते हैं, वुकला तरीके चलाते रहे हैं।